जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और आज हम अपनी जो घटना चक्र की हमारी प्रैक्टिस सेट चल रही थी टोर सीरीज़ की, उसकी आज तीसरी क्लास है। इसमें हम तीसरी प्रैक्टिस सेट को कंप्लीट करेंगे। इसमें हम टोटल सामान्य अध्ययन और हिंदी के टोटल 70 प्रश्नों को देखेंगे। तो आइए चलिए क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों हमारा जीएस का पहला क्वेश्चन है, हिंदी की पहली सवाक सवाक का मतलब बोलती हुई फिल्म आलम आरा किस वर्ष में रिलीज़ हुई थी। मतलब जो हिंदी की पहली बोलती फिल्म थी जिसमें आवाज़ थी, उसका नाम था आलम आरा, वो किस वर्ष रिलीज़ हुई थी। तो ये 1931, हमारा तीसरा ऑप्शन सही है। 14 मार्च 1931 को ये फिल्म रिलीज़ हुई थी। इससे पहले वाले सेट में पूछा था कि मूक फिल्म कौन सी थी पहली, तो उसका नाम था राजा हरीशचंद्र। और उसके डायरेक्टर का नाम पूछा था, तो उसके डायरेक्टर का नाम दादा साहब फाल्के था। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, भारत कला भवन संग्रहालय अवस्थित है। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वाराणसी। भारत कला भवन जो है वो वाराणसी में स्थित है। 1920 में इसका निर्माण हुआ था। ये सन आप लोग याद रखेंगे, 1920 में इसका निर्माण हुआ था। और किसके द्वारा हुआ था, तो राय कृष्ण दास के द्वारा हुआ था। नाम भी आप लोग याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसका क्षेत्रफल सर्वाधिक है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला पूछ रहा है, तो लखीमपुर खीरी जो है वो उत्तर प्रदेश के क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है। अगर क्षेत्रफल की बात करें तो इसके क्षेत्रफल है 7,680 किलोमीटर स्क्वायर। वैसे ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इतना आएगा नहीं, इतना डीपली नहीं पूछेगा पेपर में, फिर भी आप देख लेंगे एक बार। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में सोयाबीन की फसल मुख्यतः उगाई जाती है। तो इसका डी ऑप्शन से हो जाएगा बुंदेलखंड। जो क्षेत्र है हमारा, जो यूपी का जो दक्षिणी क्षेत्र है बुंदेलखंड, उसमें उगाई जाती है। अगर जनपदों की बात करें तो बदायूं, शाहजहांपुर, रामपुर, बरेली, मेरठ, ये क्षेत्र हैं जिनमें सोयाबीन की खेती की जाती है। अगला क्वेश्चन है, कार्तिक एक लोक नृत्य है। तो ये पूछा है कि ये कहाँ का लोक नृत्य है। तो ये भी, इसका सही आंसर भी हमारा ए ही हो जाएगा, बुंदेलखंड रीजन, जहाँ पे हमारा सोयाबीन उगाया जाता है, वहीं पे कार्तिक नृत्य भी किया जाता है। तो ये जो कार्तिक नृत्य है ये कार्तिक माह में किया जाता है, सबसे पहले तो ये याद रखेंगे। और दूसरा, इसमें नर्तक जो है वो कृष्ण और गोपी का वेश धर के नृत्य करते हैं। तो ये फैक्ट याद रखेंगे कि कार्तिक नृत्य जो है ये कृष्ण और गोपियों से संबंधित नृत्य है। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत में ब्रिटिश शासन काल में उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस स्थान को रंग थिएटर के रूप में जाना जाता है। तो रंग थिएटर के रूप में ये डी ऑप्शन हमारा जीपीओ लखनऊ, इसको जाना जाता है। जीपीओ लखनऊ में पहले अंग्रेज अफसर इसको रंग थिएटर के रूप में इसका निर्माण करवाया था अंग्रेज अफसरों ने, जहाँ पे वो मनोरंजन के लिए इकट्ठा होते थे। लेकिन जब क्रांतिकारी घटनाएं हुई और मुकदमे चले, तो क्रांतिकारियों के समर्थन में जो विद्रोह या हमले होने की आशंका होती थी, उसमें अंग्रेज़ों ने इस जो रंग थिएटर था इसको एक स्पेशल कोर्ट का रूप दे दिया। ठीक है, आप ये याद रखेंगे कि रंग थिएटर जो था, इसको एक रंग थिएटर को स्पेशल कोर्ट बना दिया था। तो ये नाम याद रखेंगे, जेपीओ लखनऊ, डी ऑप्शन हमारा सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उत्तर प्रदेश में दिया सलाई उद्योग का प्रमुख कौन सा है। तो दिया सलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र हो जाएगा हमारा बरेली। और अगर मुरादाबाद देखें तो मुरादाबाद हमारा पीतल के बर्तनों के लिए फेमस है। मिर्ज़ापुर हमारा कालीन उद्योगों के लिए फेमस है। और सहारनपुर जो है हमारा कागज़ उद्योगों के लिए फेमस है। यहाँ पे कागज़ बनाने की फैक्ट्रीज़ है। तो बरेली हमारा सही आंसर हो जाएगा दिया सलाई उद्योग के लिए। और बरेली में बांस भी पाया जाता है, तो इसे बांस बरेली के नाम से भी जानते हैं, तो ये भी याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश में विनाशकारी भूस्खलन के बाद भारत द्वारा उस देश को $1 मिलियन की सहायता प्रदान की गई। तो ये हमारा करंट का क्वेश्चन है। और अभी पापुआ न्यू गिनी जो हमारी कंट्री है, यहाँ पे मई 2024 में ही एक विनाशकारी भूस्खलन आया है, जिसके बाद इंडिया ने $1 मिलियन की सहायता प्रदान करने का ऐलान किया उनको। अगला क्वेश्चन, 17वीं इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल में 2024 का खिताब किस फ्रेंचाइजी ने जीता है। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, कोलकाता नाइट राइडर्स इस बार आईपीएल का खिताब जीता है। और किसको हरा के जीता है, मतलब सेकंड रनर अप कौन है, तो ये याद रखेंगे, सनराइजर्स हैदराबाद जो थी वो भी फाइनल में पहुंची थी, लेकिन हार गई कोलकाता से। अब इसके बाद एक और क्वेश्चन बनता है कि ऑरेंज कैप किसको मिला इस बार।
तो ऑरेंज कैप मिला है विराट कोहली को, जिन्होंने 741 रन बनाए थे। और पर्पल कैप किसको मिला है, तो पर्पल कैप हर्षल पटेल को मिला है, जिन्होंने 24 विकेट लिए थे। ये बॉलर को दिया जाता है पर्पल कैप, और ऑरेंज कैप बैट्समैन को दिया जाता है। तो ये चारों फैक्टर याद रखेंगे कि विनर कौन था और कौन हारा था फाइनल में, और ऑरेंज कैप किसको मिला और पर्पल कैप किसको मिला। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मई 2024 में किसे वर्ष 2024 के प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार, यहाँ पुरस्कार से एक क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 का किसे दिया गया है। तो इसका बी ऑप्शन सही है, जेन्नी एर्पेनबेक। जेन्नी एर्पेनबेक जो है ये जर्मनी की लेखिका हैं, एक जर्मनी की लेखिका हैं, और इन्हें इनकी पुस्तक है, इनकी एक, वैसे पुस्तक पूछा नहीं जाएगा लेकिन फिर भी हम पुस्तक का नाम देख लेते हैं, कैरोस। कैरोस कैरोस इनकी पुस्तक का नाम है, तो उस पुस्तक के लिए इनको मिला। और ये जो सी ऑप्शन में आप देख रहे हैं जॉर्जी गोस्पोडिनोव, इन्हें पिछले साल मिला था यही पुरस्कार, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार पिछले साल 2023 वाला मिला था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों, लोकसभा चुनाव से यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन आ गया। हर सेट में एक क्वेश्चन लोकसभा चुनाव से पूछा जाता है। लोकसभा चुनाव 2024 में किस लोकसभा निर्वाचन सदस्य में नोटा का 2 लाख से अधिक वोट प्राप्त हुए। नोटा पर, नोटा जो बटन होती है, जैसे कि आपके उम्मीदवार, जितने भी उम्मीदवार होते हैं उन सब के नाम के नीचे एक नोटा का भी बटन होता है। अगर आप किसी भी उम्मीदवार को वोट नहीं देना चाहते हैं तो आप नोटा का बटन दबा सकते हैं। तो इंदौर जो हमारा है, एमपी का इंदौर, वहाँ पे लोगों ने नोटा को सर्वाधिक वोट दिए थे, 2 लाख वोट, क्योंकि वहाँ पे जो प्रत्याशी थे, कुछ प्रत्याशियों ने अपने नाम वापस ले लिए थे इसलिए। लेकिन इस सीट से भारतीय जनता पार्टी के शंकर लालवानी ने विजय दर्ज की है। तो ये याद रखेंगे कि नोटा पे सबसे ज़्यादा वोट जो है 2 लाख वोट कहाँ पे पड़े हैं, तो इंदौर में पड़े हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जून 2024 में मोबाइल सारथी ऐप 2.0 किसने लॉन्च किया। तो इसका सी ऑप्शन से हो जाएगा, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ने ये मोबाइल ऐप सारथी 2.0 लॉन्च किया है। और क्यों लॉन्च किया है, इसकी मदद से हम जटिल वित्तीय कार्यों मतलब जो फाइनेंशियल से रिलेटेड वर्क होते हैं, पैसे से संबंधित, उनको सरल तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। मई 2024 में आया चक्रवात रेमल किस देश द्वारा नामित किया गया है। दोस्तों, ये जो चक्रवात है रेमल, इसका पूछ रहा है कि ये नामकरण किसने किया है। तो इसका नामकरण किया है ओमान देश ने। यहाँ पे क्या होता है कि जो चक्रवात आते हैं उनके नामकरण की एक परंपरा है कि हर प्रत्येक देश बारी बारी से उनका नामकरण करता है। तो इस बार ओमान का नंबर था, तो ओमान ने इसका नाम रेमल रखा है। रेमल का अर्थ जो है अरबी में रेत होता है, रेत। और अगर ये पूछा जाए कि ये रेमल चक्रवात कहाँ पे आया, तो हम याद रखेंगे बंगाल की खाड़ी में आया है। ये बंगाल की खाड़ी में पहला प्री मानसून उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी धातु मनुष्य द्वारा सबसे पहले उपयोग की गई। तो इसका सी ऑप्शन से हो जाएगा तांबा। सबको पता है मनुष्य ने सबसे पहले तांबे का उपयोग करना सीखा था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन फाइलेरिया रोग के रोगवाहक के रूप में काम करता है। फाइलेरिया रोग, दोस्तों फाइलेरिया रोग को फैलाने का काम कौन करता है, ये पूछा है। तो ये मच्छर है, मच्छर ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। कौन सा मच्छर करता है, तो क्यूलेक्स, नाम याद रखेंगे, क्यूलेक्स मच्छर जो होते हैं ये फाइलेरिया को रोगवाहक के रूप में काम करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब भारत सरकार अधिनियम 1935 किया गया था तब भारत का वायसराय कौन था। दोस्तों, जब 1935 अधिनियम लागू हुआ था तो भारत का वायसराय पूछा है, तो इसका डी ऑप्शन से हो जाएगा लॉर्ड विलिंगडन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पुरानी मुद्रा को समाप्त कर उसके स्थान पर नई मुद्रा जारी करने की कार्रवाई क्या कहलाती है। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और इस टॉपिक से ये विमुद्रीकरण का टॉपिक है, नोटबंदी का टॉपिक। इससे हर सेट में क्वेश्चन पूछा जाता है और पूछा भी गया है। 2024 का जो पुराने सेट है उसमें भी पूछा गया है। तो इसको विमुद्रीकरण कहते हैं। और विमुद्रीकरण का दूसरा नाम क्या है, नोटबंदी। ठीक है, ये भी याद रखेंगे। और कब ये लागू हुई थी, तो 8 नवंबर 2016 को विमुद्रीकरण हुआ था। और किन किन नोटों को बंद किया गया था, 1000 और 500 के नोटों को बंद किया गया था और 500 और 2000 के नए नोटों को चलाया गया था। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक को सार्वजनिक रूप से
किस नाम से जाना जाता है? तो ये सी ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, विश्व बैंक। जो अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक है, ये इसका पूरा नाम है, लेकिन इसे किस नाम से जाना जाता है? विश्व बैंक के नाम से जाना जाता है। आप लोगों ने विश्व बैंक के नाम से इसका नाम सुना होगा। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो स्थापना उसकी 1944 में इसकी स्थापना हुई थी। और अगर इसका मुख्यालय पूछा जाएगा तो वॉशिंगटन डीसी, अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी में इसका मुख्यालय है। तो ये तीनों फैक्ट आप याद रखेंगे कि इसका पुराना नाम क्या है और 1944 में इसकी स्थापना हुई थी और इसका वॉशिंगटन डीसी में मुख्यालय है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के पारंपरिक स्ट्रिंग पपेट को डैश के रूप में जाना जाता है? तो कठपुतली के रूप में जाना जाता है। जो राजस्थान में कठपुतलियों का डांस होता है उसको स्ट्रिंग पपेट के नाम से जाना जाता है, कठपुतली को। तो इसका सी ऑप्शन से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी योजना एक निर्यात प्रोत्साहन योजना है जिसकी परिकल्पना निरंतर आधार पर भारत के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करने के लिए की गई है? तो इसका डी ऑप्शन से हो जाएगा, बाजार पहुंच पहल MAI योजना। ये डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे जनसंख्या से भी हर सेट में क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें भी ये भारत के जनसंख्या इतिहास में किस अवधि को स्थिर अवस्था कहा जाता है? तो ये हो जाएगा पहला ऑप्शन, 1901 से 1921 की जो अवस्था है इसको स्थिर अवस्था कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें जो विकास दर थी जनसंख्या की वो बहुत कम थी और जो विस्फोटक थी वो 1951 से 1981 थी। ये हमने पहले सेट में पढ़ा था, 1951 से 1981 जो थी विस्फोटक थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत ने वर्ष 2030 तक ओजोन परत को हानि पहुंचाने वाली एक ग्रीन हाउस गैस के उपयोग को समाप्त करने की योजना बनाई है। उस गैस का क्या नाम है? तो उस गैस का नाम है, बी ऑप्शन हमारा, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन HFC 23। इसको समाप्त करने की योजना बनाई है भारत ने 2030 तक। ये ग्रीन हाउस गैस है। वैसे तो ये चारों ही ग्रीन हाउस गैस है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। लेकिन जो बी वाला ऑप्शन है हमारा हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, इसको भारत सरकार ने इसको समाप्त करने का फैसला लिया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, सिंधु जल संधि भारत को डैश डैश और डैश नदियों के जल का उपयोग करने की अनुमति देता है? तो दोस्तों हमारा 1960 में हमारा सिंधु जल समझौता हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच में। तो जो 6 नदियाँ थी, टोटल 6 नदियाँ हैं, उनमें 3-3 नदियों को विभाजित कर दिया गया। तो भारत के हिस्से में जो नदियाँ आई हैं उनका नाम है व्यास, रावी और सतलज। जो बी ऑप्शन है हमारा, व्यास, रावी और सतलज, ये भारत के हिस्से में आई हैं। और अगर पूछा जाए पाकिस्तान के हिस्से में कौन सी नदियाँ आई हैं, तो सिंधु, चिनाब और झेलम। आप याद रखेंगे, झेलम और सिंधु और चिनाब, ये 3 नदियाँ, इनके 80% जल पे पाकिस्तान का हक है और 20% पे भारत का। और ये 3 नदियाँ हैं बी ऑप्शन में, इसके 80% पे भारत का हक है और 20% पे पाकिस्तान का। तो ये नदियों के नाम याद रखेंगे और कब हुआ था, 1960 में हुआ था, ये भी याद रखेंगे, भारत पाकिस्तान के बीच हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस शहर को भारत की इलेक्ट्रॉनिक राजधानी के रूप में जाना जाता है? तो हमारा बेंगलोर सही हो जाएगा। बेंगलोर को भारत की इलेक्ट्रॉनिक राजधानी के रूप में जाना जाता है। और एक और इसका नाम है सिलिकॉन वैली के नाम से भी जाना जाता है। तो ये भी याद रखेंगे आप, सिलिकॉन वैली। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक गर्म धारा है? गर्म धारा पूछा है, तो हमारी जो ब्राज़ील धारा हो जाएगी, ये एक गर्म धारा है। बाकी जो कनारी धारा, लेब्राडोर और फॉकलैंड धारा है, ये ठंडी धाराएं हैं। ठीक है, तो ब्राज़ील धारा हमारी गर्म धारा है, तो इसी ऑप्शन से हो जाएगा। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किस देश को साम्राज्यों का कब्रिस्तान भी कहा जाता है? तो इसका सी ऑप्शन से हो जाएगा हमारा अफगानिस्तान। अफगानिस्तान को साम्राज्यों का कब्रिस्तान कहा जाता है। क्यों? चलिए 132वां क्वेश्चन देखते हैं, शिरीमा शास्त्री समझौता कब हस्ताक्षरित किया गया? तो इसका ए ऑप्शन से हो जाएगा 1964। 30 अक्टूबर 1964 को शिरीमा शास्त्री समझौते पे हस्ताक्षर किए गए थे। और अगर इसके अन्य नाम पूछेंगे तो इंडो सिलोन नाम है इसका, या भंडार नायके शास्त्री संधि है। ये दोनों नामों से भी इसको जाना जाता है, तो इसके बारे में ये याद रखेंगे। चलिए अगला देखते हैं। अगला हमारा राइटर पूछा है, विनय पत्रिका के लेखक। तो विनय पत्रिका के लेखक सबको पता है, तुलसीदास जी हमारे हैं विनय पत्रिका के लेखक। और अगर तुलसीदास की अन्य रचनाओं की बात की जाए तो अन्य रचनाओं में रामचरितमानस बहुत फेमस है, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, राम लला नहछू, गीतावली, दोहावली, कृष्णावली और बरवे रामायण। ठीक है, अगर सूरदास की रचनाओं की बात की जाए तो सूरसागर और
सूरदास की सूरसागर है, सूरसारावली है। और कबीरदास की बात की जाए तो साखी, शबद, रमैनी, बीजक, ये सब हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन, वानिकी अनुसंधान के क्षेत्र में भारत का सबसे बड़ा सरकारी संगठन कौन सा है? तो इसका हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा, भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद, ये हमारा सही हो जाएगा। और इसका जो मुख्यालय है वो हम याद रखेंगे कि देहरादून में इसका मुख्यालय है, देहरादून में। देहरादून उत्तराखंड में है, उत्तराखंड की कैपिटल है देहरादून। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1901 में बंगाल में शांति निकेतन नामक स्कूल की स्थापना किसने की? बहुत ही सिंपल है, रविंद्रनाथ टैगोर ने बंगाल में शांति निकेतन स्कूल की स्थापना की थी। देखिए प्रारंभ में इसका नाम ब्रह्मचर्य आश्रम था, लेकिन बाद में इसका नाम चेंज करके शांति निकेतन रखा गया, और ये बंगाल में स्थित है, ये भी याद रखेंगे। और सन याद रखेंगे 1901। अगला क्वेश्चन, तहसीलदार के पास की शक्ति होती है, किसकी शक्ति होती है? तो ए संबंधित गांव की अडंगल पहाड़ी प्रविष्टियों को सत्यापित करना एवं जांचना है, सही है। स्थानीय तौर पर जानकारी हासिल करना कि फसलें अडंगल पहाड़ी के अनुसार उगाई गई हैं, ये भी सही है। अनाधिकृत अतिक्रमण, गैर सरकारी जल के अनियमित उपयोग, ये भी। तो इसका जो डी ऑप्शन है जिसमें तीनों ही हैं वो सही हो जाएगा, हमारे ए बी सी तीनों ही सही हैं हमारे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जमीन पर कब्जा करने के सरकार के इरादे के बारे में सुविधाजनक स्थानों पर सार्वजनिक नोटिस प्रकाशित करेगा, कौन प्रकाशित करेगा? तो जिला कलेक्टर, डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। जब सरकार को किसी की ज़मीन पे अधिग्रहण करना होगा तो उसकी जो नोटिस होगी वो कलेक्टर सार्वजनिक करेगा, सार्वजनिक रूप से सबको बताएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक सुविधा जहां से किसी भी व्यक्ति द्वारा व्यापार के सामान्य क्रम में जनता के सदस्यों को इंटरनेट की पहुंच की पेशकश की जाती है, जो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के तहत के रूप में परिभाषित किया गया है। तो ये पूछा है कि एक ऐसी जगह का नाम बताना है जहाँ पे जनता के लोगों को इंटरनेट की पहुंच की पेशकश की जाती है, मतलब इंटरनेट उपलब्ध कराया जाता है। तो ये साइबर कैफ़े हो जाएगा, क्योंकि अगर हम लोगों को इंटरनेट का यूज़ करना होता है तो पहले हम लोग साइबर कैफ़े जाया करते थे, तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, साइबर कैफ़े। अगला क्वेश्चन है, सॉफ्टवेयर के प्रसंग में एक त्रुटि है जो अवांछनीय नतीजे पैदा करती है। ये सारी त्रुटियां सामान्य व्यक्तियों द्वारा की गई गलतियां हैं और प्रायः प्रोग्राम के स्रोत कोड में रहती हैं। तो ये बग होता है। जैसे जब सॉफ्टवेयर में कोई त्रुटि होती है तो उसको बग कहते हैं, ठीक है। और वायरस तो आप सबको पता है, वायरस जो होता है ये हमारे प्रोग्राम के जरिए कंप्यूटर को हानि पहुंचाने का काम करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रस्तावना के अनुसार भारतीय संविधान अपना अधिकार किससे प्राप्त करता है? तो ये भारत की जनता, प्रस्तावना में लिखा हुआ है ये कि भारत की जनता जो है वो सर्वोपरि है, तो भारत की जनता से भारतीय संविधान अपना अधिकार प्राप्त करता है। अगला क्वेश्चन हमारा, भारतीय संविधान में 10 मौलिक कर्तव्यों को निम्नलिखित में से किस वर्ष जोड़ा गया? तो इसका बी ऑप्शन से हो जाएगा हमारा 1976। देखिए दोस्तों, जो हमारा 42वां संविधान संशोधन है, 42वां संविधान संशोधन वो 1976 में लागू किया गया था, और इसी के जरिए 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। कहाँ पे जोड़ा गया था अगर ये पूछेगा तो भाग 4 में एक नया भाग जोड़ा गया 4 नाम से, जिसमें कि अनुच्छेद 51 का क, ये याद रखेंगे। भाग है हमारा 4 के क और अनुच्छेद है हमारा 51 क, इसके जरिए जोड़ा गया। तब जो प्रारंभ में हमारे मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे उनकी संख्या थी 10, लेकिन अभी वर्तमान में अगर पूछा जाएगा तो वर्तमान में टोटल 11 मौलिक कर्तव्य हैं। जो 11वां मौलिक कर्तव्य है वो 86वें संशोधन से जोड़ा गया, जो कि 2002 में लागू हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो इतना याद रखेंगे हम लोग कि ये जो 10 मौलिक कर्तव्य हैं इनको किस 42वें संविधान संशोधन से 1976 में जोड़ा गया, और 4 क भाग में अनुच्छेद 51 के क में जोड़ा गया, और जो 11वां कर्तव्य है उसको 86वें संशोधन से 2002 में जोड़ा गया। और एक चीज़ और याद रखेंगे, जो 42वां संविधान संशोधन है हमारा 1976, इसके जरिए बहुत सारे चेंजेस किए गए, इसलिए इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं 42वें संविधान संशोधन को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत और बांग्लादेश के बीच भूमि सीमा समझौते LBA पर हस्ताक्षर के होने के बाद बांग्लादेश के साथ कुछ विशेष अंतर क्षेत्रों की अदला बदली करने तथा अंतर क्षेत्रों के निवासियों को नागरिकता देने के लिए संविधान की किस अनुसूची में संशोधन की आवश्यकता है? देखिए दोस्तों, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन इसको लंबा लिख के कठिन बनाने की कोशिश की गई है। इसमें सिर्फ इतना पूछा है कि अंतर क्षेत्रों की अदला बदली करने
या निवासियों को नागरिकता देने के लिए कौन सी अनुसूची है? तो इसकी पहली अनुसूची है। पहले अनुसूची में लिखा गया है कि जो भारत की जो सीमाएं हैं उनमें चेंजेस कैसे किया जा सकता है, तो वो अनुसूची फर्स्ट है। तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। हमारे जीके के सारे क्वेश्चन दोस्तों समाप्त हो गए हैं। अब हम हिंदी के क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। दोस्तों हमारा हिंदी का पहला क्वेश्चन है, वासगृह शब्द का तद्भव रूप क्या है? तो वासगृह एक तत्सम शब्द है जिसका तद्भव रूप होता है बसेरा। तो हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी ये जो आवास, गृहवास, ये सब वासगृह के ही एक तरह से पर्यायवाची हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, इनमें से हिंदी की आदि जननी कौन है? आदि जननी का मतलब जहाँ से प्रारंभ हुआ है, ठीक है, तो संस्कृत हो जाएगा हमारा। संस्कृत हमारी आदि जननी है हिंदी की। देखिए दोस्तों, क्रम हम लोग पढ़ लेते हैं कि क्रम कैसे कैसे हिंदी का भाषा का विकास हुआ है। तो सबसे पहले संस्कृत, और संस्कृत के बाद पाली हमारा, और पाली से हमारी प्राकृत, ठीक है दोस्तों, और प्राकृत से हमारी अपभ्रंश, ठीक है। ये क्रम याद रखिएगा, संस्कृत से पाली, पाली से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश, और अपभ्रंश से अवहट्ट, और अवहट्ट से हिंदी हमारी आई है। तो ये पाँचों का, छहों का क्रम आप याद रखेंगे। सबसे ज़्यादा ये अपभ्रंश और संस्कृत ही पूछा जाता है। आदि जननी पूछेगा तो संस्कृत, और जननी पूछेगा तो अपभ्रंश, क्योंकि अपभ्रंश से ही हिंदी का जन्म हुआ है। चलिए आगे देखते हैं। और दोस्तों एक चीज़ और याद रखेंगे, ये जो पाली भाषा है, ये मैंने एक पिछले सेट में भी एक बताया था, फिर से बता रहा हूँ। पाली भाषा जो है ये बौद्ध साहित्य की भाषा है। बौद्ध साहित्य में पाली भाषा की यूज़ किया गया। और जो प्राकृत भाषा है ये जैन साहित्य में इसका यूज़ किया गया है। तो आप इसको भी याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, इनमें से खड़ी बोली हिंदी के पहले कवि कौन है? तो अमीर खुसरो को खड़ी बोली हिंदी का पहला कवि माना जाता है। और इनके बारे में दोस्तों दो चार बातें और याद रखेंगे कि इनको तोताए हिंद उपनाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तोताए हिंद उपनाम से जाना जाता है। और अगर इनकी रचनाओं की बात की जाए तो इनकी रचनाओं में तुगलकनामा और नूह सिपहर, ये दो रचनाएं हैं। तुगलकनामा और नूह सिपहर ये दोनों बहुत ही फेमस हैं। और सितार और तबला का आविष्कारक भी अमीर खुसरो को ही माना जाता है। और इनके गुरु का नाम याद रखेंगे, निजामुद्दीन औलिया। निजामुद्दीन औलिया इनके गुरु का नाम था। ये कुछ बातें इनके बारे में याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य इतिहास का प्रथम लेखक किसे माना जाता है? मतलब जो हिंदी का साहित्य का इतिहास है उसका प्रथम लेखक किसे माना जाता है, ये पूछा है क्वेश्चन। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, गारसा दे तासी। दोस्तों ये जो गारसा दे तासी हैं ये फ्रेंच विद्वान थे। इनके बारे में कुछ फैक्ट मैं बता रहा हूँ, ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक फ्रेंच विद्वान थे गारसा दे तासी, और इनकी एक फ्रेंच भाषा में पुस्तक आई थी। पुस्तक का नाम था इस्तवार द ला लिट्यूरेत्र एंदुस्तानी। ये आप ऊपर नाम देख सकते हैं, जिसमें जो इस्तवार है इसका मतलब होता है हिस्ट्री, मतलब इतिहास, और लिटरेच्योर का मतलब होता है लिटरेचर, और एंदुई का मतलब होता है हिंदी, और एंदुस्तानी का मतलब होता है हिंदुस्तान, ठीक है दोस्तों। तो ये बुक का नाम याद रखेंगे और इनका फ्रेंच विद्वान का नाम याद रखेंगे। तो जो इनकी ये बुक थी, इसी का जब हिंदी अनुवाद हुआ 1952 में, तो इनको सबसे पहला साहित्य ऐतिहासिक लेखक माना जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, गेह के समानार्थी शब्द कौन कौन से हैं? तो हमारा गेह जो शब्द है इसका समानार्थी हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा, सदन, भवन और निकेतन। इसका मतलब होता है घर, ठीक है। अगर दूसरे ऑप्शंस को देखा जाए, जैसे कंचन, हेम, स्वर्ण, ये सोने का समानार्थी है। तम, तिमिस और अंधेरा ये अंधकार का समानार्थी है। और सभा, परिषद या गोष्ठी ये बैठक होती है जैसे, तो उसका समानार्थी है ये। तो आप सबको याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, इनमें से कौन सा शब्द स्तुति का विलोम है? तो स्तुति का विलोम हमारा होता है निंदा। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर दूसरे ऑप्शन की बात की जाए तो समालोचना का विलोम हमारा हो जाएगा अविवेचना। आलोचना का विलोम हमारा हो जाएगा प्रशंसा। और समीक्षा करने का मतलब होता है एक तरह से विश्लेषण करना, ठीक है दोस्तों। तो विश्लेषण इसका मतलब होता है, इसका विलोम नहीं होता है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा शब्द कनक शब्द का अर्थ नहीं है? तो कनक हमारा जो शब्द है इसका मतलब होता है सोना, धतूरा, खजूर, गेहूँ। तो देखिए सोना, धतूरा, खजूर तो है, लेकिन छल जो है हमारा ये कनक शब्द का अर्थ नहीं है। तो ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। एक गेहूँ भी याद रखेंगे आप,
गेहूं भी कनक शब्द का अर्थ होता है। ठीक है, ये चारों याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, जो कहा न जा सके इसके लिए एक शब्द वाक्यांश के लिए, जो अकथनीय, अकथनीय का होता है जो कहा न जा सके। अगर अविश्वसनीय का देखेंगे तो जो विश्वास करने, जिस पे विश्वास ना किया जा सके। और अकरणीय का जो किया ना जा सके वो अकरणीय। और रहस्य का जो छुपा हुआ वो रहस्य। और अकथनीय का जो कहा ना जा सके। तो डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विकल्पों में से सही वाक्य चुनना है। सही वाक्य, तो तीन नगरों के नाम, ये नगरों के साथ का यूज़ नहीं होगा, ये नगर के साथ के का यूज़ नहीं होगा। तीन नगर का नाम, तो इसमें हमारा ये सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तीन नगरों के नाम बताइए। ठीक है दोस्तों, नगरों का यूज़ होगा क्योंकि तीन है तो बहुवचन नगरों का यूज़ होगा, और नगरों के साथ के का यूज़ होगा। तो ये सी ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा। अगला देखते हैं क्वेश्चन, निम्नलिखित में उचित शब्द का चयन करिए। तो जो इसमें उचित शब्द है वो डी वाला है, औद्योगिक। देखिए दोस्तों, ये मात्राएं देख लीजिएगा, पेपर में ऐसे ही क्वेश्चन आता है जिसमें कन्फ्यूजन हो जाता है कभी कभी। तो औद्योगिक ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वह महिला बहुत विद्वान है, वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है। तो इसमें लिंग, संज्ञा, वचन, कारक। तो इसमें लिंग संबंधी अशुद्धि, क्योंकि जो विद्वान है या महिला जो है वो विद्वान नहीं होगी। महिला के लिए विदुषी शब्द का यूज़ किया जाएगा। ठीक है, विद्वान का जो स्त्रीलिंग होता है विदुषी, उसका यूज़ किया जाएगा। तो यहाँ पे लिंग संबंधी अशुद्धि है, तो ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, कवि का सही बहुवचन। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है कवि का सही बहुवचन, ये मैंने जो 2024 के सेट करवाए थे प्रीवियस ईयर, उसमें भी ये क्वेश्चन आया था किसी सेट में। तो इसका कविगण हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैं बहुत बार देख चुका हूँ। ये जातिवाचक संज्ञा है कवि, इसलिए कविगण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राम का भाई भरत है, इस वाक्य में कौन सा कारक है। तो राम का भाई, देखिए दोस्तों, राम का वर्ड के जरिए दोनों के बीच संबंध बनाने की कोशिश की जा रही है। तो संबंध कारक, संबंध का, की, के, तो का आ गया, तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, गांधी को राष्ट्रपिता कहा गया है। गांधी को, जी को नहीं, गांधी को राष्ट्रपिता कहा गया है। तो दोस्तों इसमें पूछा है कि जो संज्ञा का रूप है किस रूप से किस रूप में परिवर्तित हो रहा है। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ मैं मतलब देखिए समझा देता हूँ क्यों बी ऑप्शन होगा। यहाँ जो गांधी वर्ड का यूज़ किया गया है, तो गांधी तो बहुत सारे हैं इंडिया में, तो वो जातिवाचक होगा। ठीक है, लेकिन जब राष्ट्रपिता का बोल दिया गया उनको, तो हम लोग सब समझ गए कि ये महात्मा गांधी की बात हो रही है, मतलब सिर्फ एक व्यक्ति की बात हो रही है, तो वो व्यक्तिवाचक में चेंज हो गया। तो जातिवाचक से व्यक्तिवाचक में चेंज हो गया। ये बी ऑप्शन हमारा सही है। अगला क्वेश्चन, अग्नि का विशेषण कौन सा है। तो अग्नि का विशेषण आग्नेय हो जाएगा हमारा। आग, हुताशन, ये सब, तो ये दोनों जो हैं ये अग्नि के ही पर्यायवाची हैं। और ये जो अग्नि लिखा है ये तो गलत लिखा है, तो ये कट जाएगा। ये दोनों पर्यायवाची हैं और ये आग्नेय जो है ये विशेषण है अग्नि का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, चोर उठ भागा, यह वाक्य किस क्रिया का उदाहरण है। तो उठ और भागा, पहले उठा और फिर भागा, तो ये पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगा सी। जब दो काम होते हैं, मतलब एक काम करने से पहले एक काम किया जाता है तुरंत पहले, तो उसके लिए पूर्वकालिक क्रिया होती है, क्योंकि भागने से पहले वो उठा होगा, तो पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगा। 84 का सी ऑप्शन से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 85, लता गा रही है, इस वाक्य में किस काल का प्रयोग हुआ है। तो गा रही है दोस्तों, देखिए जिसमें रही है यूज़ किया जाएगा ना, उसके लिए मैं सबसे बढ़िया चीज़ बताता हूँ। जो रही है वो कॉन्टीन्यूअस टेंस है। कॉन्टीन्यूअस का मतलब होता है जो अभी चल रहा हो, मतलब पूर्ण नहीं हुआ है, मतलब अपूर्ण हो। तो अपूर्ण वर्तमान है तो वर्तमान होगा, और अपूर्ण है क्योंकि चल रहा है अभी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से भाववाच्य का उदाहरण कौन सा है। तो भाववाच्य की सबसे बड़ी पहचान तो यही होती है कि इसमें जो क्रिया होती है वह कर्मक क्रिया होती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो धूप में चला नहीं जाता, और इसमें क्या होता है, असमर्थता या समर्थता जताई जाती है कि मतलब धूप में चला नहीं जाता या मुझसे ये काम नहीं हो सकता। ठीक है, तो असमर्थता जताई, तो ये वाला सही हो जाएगा। ये जो पहला, ये बी ऑप्शन है, मैंने पुस्तक पढ़ी, ये तो कृतवाच्य हो जाएगा क्योंकि मैंने पुस्तक पढ़ी। ठीक है, और ये जो ए और सी ऑप्शन हैं ये दोनों ही कर्मवाच्य हो जाएंगे। आम खाया नहीं जाता, पुस्तक पढ़ी नहीं जाती है, कर्म पे जोड़ दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से विस्मयादि बोधक अव्यय का उदाहरण। तो विस्मयादि बोधक, धन्य धन्य जो वर्ड है ये विस्मयादि बोधक अव्यय है, क्योंकि इसके लिए हर्ष बोधक, ये हर्ष बोधक अव्यय, विस्मयादि बोधक में हर्ष का वो किया जा रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन, शिष्टता शब्द में कौन सा प्रत्यय है। प्रत्यय दोस्तों पीछे लगता है, तो शिष्ट प्लस ता, तो ता, ये डी ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा। अगला क्वेश्चन,
आध्यात्म के शब्द में कौन सा प्रत्यय है? प्रत्यय फिर से पूछा है तो पीछे की तरफ देखेंगे तो आध्यात्म प्लस इक, तो आध्यात्मिक, अध्यात्म प्लस इक, ठीक है। तो डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, सन्मार्ग में प्रयुक्त संधि कौन सी है? तो सन्मार्ग का अगर हम संधि विच्छेद करें तो सत प्लस मार्ग, तो ये व्यंजन संधि हमारी, तो व्यंजन संधि, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, रामू जो बड़ा खिलाड़ी है कल उसकी टांग टूट गई, इस वाक्य में उचित विराम चिन्ह। अच्छा, विराम चिन्ह पूछा है तो रामू जो एक बड़ा खिलाड़ी, यहाँ कॉमा का यूज़ होगा, फिर यहाँ भी कॉमा का यूज़ होगा। यहाँ पे जो अल्प विराम है वो ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अल्प विराम को कॉमा कहते हैं, तो यहाँ दो जगह पे रामू के बाद और है के बाद भी अल्प विराम का यूज़ होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। दिए गए विकल्पों में से कोढ़ में खाज होना, इस मुहावरे का अर्थ। कोढ़ में खाज होना मतलब दुख पर और अधिक दुख होना, मतलब पहले से ही कोढ़ था और उसमें से खुजली और हो गई, तो दुख पर और दुख होना, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, करुण रस का स्थायी भाव, तो करुण रस का स्थायी भाव हमारा शोक हो जाता है, डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। हास्य जो है ये हास रस का स्थायी भाव है, उत्साह जो है ये वीर रस का स्थायी भाव है, और रति जो है ये श्रृंगार रस का स्थायी भाव है। स्थायी, देखिए दोस्तों, जो सारे रस हैं उनके स्थायी भाव आपको याद होने चाहिए, और ये याद होना चाहिए कि कितने रस हैं टोटल, और किन्होंने खोज की थी इसकी, भरत मुनि ने खोज की थी, और भरत मुनि के अनुसार 8 रस हैं, और 9वां रस जो है वो शांत रस है जिसका स्थायी भाव निर्वेद होता है, और उसकी खोज किसने की थी, ये सब आपको पढ़ के जाना है। चलिए अगला क्वेश्चन, पूत सपूत तो क्यों धन संचय, पूत कपूत तो क्यों धन संचय, इसमें पूछा है अलंकार। देखिए दोस्तों, यहाँ पे रिपीटिशन हो रहा है, और जब सेम लाइन को, पूरी लाइन को दोबारा लिख दिया जाए तो वहाँ पे हमेशा लाटानुप्रास होगा, ये आप लोग याद रखेंगे, तो डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा गद्यांश से है, लेकिन ये मुहावरा था इसलिए मैंने इसको ले लिया है। ठीक है दोस्तों, तो मुहावरा घर में वामन बनना, इसका सही अर्थ पूछा है, तो इसका सही अर्थ सी हो जाएगा, सीमित स्थान पर पूज्य, मतलब जो घर में ही वामन बनना है, मतलब सीमित स्थान पर उसकी पूजा हो रही है। ठीक है, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सीए राममय सब जग जानी, करऊँ प्रणाम जोड़ी जुग पानी, यह रचना गोस्वामी तुलसीदास की किस कृति की है, तो ये डी ऑप्शन से हो जाएगा, रामचरितमानस से ये कृति ली गई है। अगला क्वेश्चन हमारा 101, केदारनाथ सिंह की को उनकी किस पुस्तक पर, यहाँ को होगा, को उनकी किस पुस्तक पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है, तो ये जो अकाल में सारस पुस्तक है इसके लिए इनको 1989 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है। दोस्तों साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर सेट में इससे क्वेश्चन जरूर आता है, तो आपको ये सारे रटने पड़ेंगे। 1955 से स्टार्ट हुआ था और अभी तक मिल रहा है, तो ये आपको करीब 60 के करीब है, तो ये सब याद करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन हमारा, मृच्छकटिकम किसकी रचना है, तो ये शूद्रक की रचना, हमारा पहला ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, मृच्छकटिकम किसकी रचना है, तो शूद्रक, पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, मृच्छकटिकम शूद्रक की रचना है। अगला क्वेश्चन, यह मास जो चंद्रमा की डैश के स्थान पर गिना जाता है वह डैश कहलाता है, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, गति। यह मास जो चंद्रमा की गति के अनुसार गिना जाता है वह चंद्रमास कहलाता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, चित्रा मुद्गल को उनकी किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था, तो इनकी जो सी वाला ऑप्शन है, पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला सुपारा, इसके लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। और इसके अलावा जो आवा रचना है ये भी इन्हीं की रचना है, और इसके लिए भी इन्हें एक पुरस्कार प्राप्त हुआ था, मुझे अभी नाम याद नहीं है, आप लोग सर्च कर लीजिएगा, तो आप लोग सर्च करके कमेंट करके बताइएगा कि ये इसके लिए कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ था आवा के लिए। तो दोस्तों आज हम लोगों ने टोटल 70 क्वेश्चन अपने कंप्लीट कर लिए। पहले हम लोगों ने जीएस के क्वेश्चन कंप्लीट किए थे, उसके बाद हिंदी के क्वेश्चन। आप लोगों को क्वेश्चन कैसे लगे और उसका एक्सप्लेनेशन कैसा था ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर इस मतलब ये जो सेट है हमारा, इसकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम लिंक जो मेरा चैनल है उसके डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, उससे आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, जिस पे मैं ये प्रैक्टिस सेट का पीडीएफ डाल दूँगा। धन्यवाद दोस्तों।